मॉर्निंग स्टूडेंट बी एड फर्स्ट ईयर में आपका जो टॉपिक था वो था बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में मैं पढ़ाई थी इकाई योजना बताया था, जिस तरह पूरे पाठ के खंडों को एक दैनिक जीवन मतलब पूरा पाठ होता है उसकी वो खंडों में हम क्या करते थे, अलग अलग दैनिक पाठ योजना बना देते हैं खंडों की। उसी प्रकार पूरे पाठ की हम इकाई योजना बनाई जानी चाहिए। इकाई योजना बनाते समय हमें जो हमारे पद है, पद को दो जनों ने, पहला जो होता है ग्रॉम्स ग्रॉम्स के पद, पहला है ग्रॉम्स के पद और दूसरा है ग्रॉम्स के पद और दूसरा है रिस्क के पद। रिस्क के पद दो सोपान बताए गए हैं, दो जनों के अनुसार सोपान बताए हैं। ग्रॉम्स के पद के अनुसार, ग्रॉम्स के अनुसार जो पहला नंबर का आता है वो आता है प्रस्तावना। मतलब ग्रॉम्स ने किसको किया है, एक तरह से प्रस्तावना को बताया गया है। जो प्रस्तावना होती है वो क्या होती है, पूर्व निर्धारित ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए हम नई ज्ञान की तरफ आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के लिए कि जो भी कंटेंट है उसका सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो उसको हम नए ज्ञान से जोड़ते हैं, मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की हम किसके लिए क्या निर्मित करते हैं, प्रस्तावना को निर्मित करते हैं। फिर प्रस्तावना के बाद इसके अंदर आता है नियोजन। हमने कंटेंट को किस किस प्रकार डिस्क्राइब किया, किस प्रकार बताया गया है। तो नियोजन के अंदर आता है प्लानिंग, छात्राध्यापिका क्रिया, अध्यापक क्रिया और जो भी उसके अंदर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है, विधि प्रविधि का उपयोग किया जाता है, वो सभी बातें इसके अंदर आती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अनुसंधान। किसी भी कंटेंट का गहन अध्ययन के लिए, कोई भी विषय वस्तु उसका अगर हमें गहन अध्ययन करना है तो हमें क्या करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो जब हम बच्चों को उसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं, प्लानिंग कर देते हैं, फिर उसकी क्या करी जाती है, रिसर्च की जाती है। और फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अवबोध। अवबोध मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अवबोध मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी हमने बच्चों को बताया है उन बच्चों ने अपने अंदर, मतलब किसी भी अर्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवबोध कहलाती है। जो क्रिया होती है वो अवबोध कहलाती है। तो जो भी हमने इन तीनों बातों को, जब हमने एक नियोजन प्लानिंग के साथ काम किया, जब बच्चों को कंटेंट समझा रहे, तो बच्चों को स्थायी रूप से ज्ञान अर्जित करने के लिए उसके अंदर कौन से उद्देश्य का होना जरूरी होता है, अवबोध का होना जरूरी होता है। इन तीनों करने के बाद एक तरह से इस कंटेंट को वो बच्चे को समझाता है। तो ग्रॉम्स ने कितने पद बताए, 4 पद, प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान और अवबोध। अब बात आती है रिस्क के पद। तो रिस्क ने बताए हैं पद, उद्देश्यों का चयन, उद्देश्यों का चयन। ग्रॉम्स ने डायरेक्टली प्रस्तावना पर स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले हमारे जो 5 उद्देश्य होते हैं उसको बताया, कि सबसे पहले हम जो कंटेंट बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसका बेसिकली क्या उद्देश्य है, कि बच्चे उस ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्ञान तभी अच्छा माना जाता है जब उसे उपयोग में लिया जाए। फिर नेक्स्ट होता है सेकंड नंबर का, इकाई खंडों का विभाजन। हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक है बैंक। अब बैंक के अंदर कौन कौन सी इकाई हमने पढ़ाई है। पहली इकाई हमने पढ़ाई बैंक की अवधारणा, दूसरी इकाई हमने पढ़ाई बैंक के प्रकार, तीसरी इकाई हमने पढ़ाई बैंक की कार्य प्रणाली। तो हम उद्देश्य निर्धारित, उद्देश्य हमने बनाया है बैंक से रिलेटेड। पूरी की पूरी हमने जब उद्देश्य बना लिया तो फिर उस उद्देश्य मतलब फिर जो उस कंटेंट को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, खंडों में, बैंक के कार्य, बैंक के प्रकार, बैंक की अवधारणा। इस तरह हमें पूरे के पूरे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके खंडों को विभाजित करना है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर
इकाई खंडों का विकास। इकाई खंडों के विभाजन के बाद उसका विकास किया जाता है, मतलब उसे किस तरह बनाया जाता है, उससे रिलेट बातें उस पर चर्चा की जाती है, उसको बनाया निर्मित किया जाता है। फिर फोर्थ आता है इसके अंदर प्रस्तावना। अब एक एक कंटेंट विभाजन करने के बाद, जैसे बैंक की अवधारणा, खंडों का विकास से पहला ले लिया बैंक की अवधारणा। अब बैंक की अवधारणा की हमें प्रस्तावना बनानी है, मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की और बच्चों को लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्तावना को बनाया जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है इसके अंदर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की व्यवस्था। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की व्यवस्था कि पार्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को किन किन आवश्यकताओं, मतलब उनके स्तर, उनकी उपयोगिता के आधार पर हम एक पाठ्य योजना बनाते हैं। तो इसके अंदर बच्चों की हमें आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार पढ़ाया जाना है उसका प्रयास करना चाहिए। फिर आता है मूल्यांकन। हमने जो इकाई पाठ योजना बनाई है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने कर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं जो हमने पढ़ाया है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। और नेक्स्ट आता है लास्ट इसके अंदर संबंधित पुस्तकों की सूची। संबंधित सूची। हमने जो पाठ योजना बनाने के लिए जिन जिन व्यवस्थाओं को अपनाया है उसकी सूची हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो पूरी की पूरी स्टेप्स यही है कि जिस प्रकार हम एक पाठ योजना के अंदर एक एक खंड को की दैनिक पाठ योजना बनाते हैं, उसी प्रकार पूरे पाठ को किससे निर्मित करते हैं, इकाई योजना से। जब हमने इकाई योजना का निर्माण किया तो इसके माध्यम से ये पता लगाने के लिए कि बच्चों ने मतलब पढ़ने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, बच्चे किस प्रकार की क्रियाएं करेंगे, किस प्रकार उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, क्या क्या कार्य करेगा छात्र और छात्रों का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे, उस वही क्या माना जाता है। एक तरह से इसमें सभी बातों का क्या होता है, एक तरह से समावेश होता है। यही आपके कहते हैं इकाई योजना के पद थे। अब आपका होमवर्क है, वाणिज्य शिक्षण में इकाई योजना के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। वाणिज्य शिक्षण में इकाई योजना के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। तो फिर ये सुरक्षित है, थैंक यू।